तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपनी स्टडी को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होगे। विश्व भूगोल के अंतर्गत आज मैं आपके लिए इस लाइव क्लास में लेकर के आ गया हूँ उत्तर अमेरिका महाद्वीप को। तो आज हम बात करने वाले हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में। दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो विश्व भूगोल के अंतर्गत हम दक्षिण अमेरिका अर्थात कि साउथ अमेरिका और इसके अलावा साउथ अफ्रीका, तो दोनों ऐसे ऐसे को हम कवर कर चुके हैं। दक्षिण अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका से जुड़े हुए कॉन्टिनेंटल वीडियोज को हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जहां पर हमने उनके अवस्थिति विस्तार, देशों के बारे में, जनसंख्या के बारे में, भौगोलिक स्थिति के बारे में, नदियों के बारे में, झीलों के बारे में, जनसंख्या के बारे में, उत्पादन के बारे में, आयात और निर्यात के बारे में, साथ ही साथ विशेष तथ्यों के बारे में, जनजातियों के बारे में। कोई भी ऐसा तथ्य नहीं था जो हमने कहीं पर भी छोड़ा हो, जहां से हमसे कुछ भी छूटा हो। उससे जुड़े हुए तमाम सारे अभ्यास प्रश्नों को भी हम हल कर चुके हैं। तो कौन कौन आ चुके हैं लाइव, फटाफट कमेंट कर दीजिए। गुड आफ्टरनून सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। और कौन कौन लाइव आ चुका है फटाफट हेलो लिख करके भेजिए। थोड़ा सा टाइम है अभी आपके पास में, तो फटाफट आज की लाइव क्लास को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, उन्हें मैसेज कर दीजिए जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप जुड़े हुए हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप दोनों की इंपॉर्टेंस को जिन लोगों ने वो वीडियो देखे हैं वो इस इंपॉर्टेंस को जानते हैं। मेरे पास बराबर मैसेज आ रहे हैं कि आप सर एशिया महाद्वीप को कब कराएंगे। तो जैसे ही दोस्त उत्तर अमेरिका महाद्वीप आज खत्म हो जा रहा है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम यूरोप महाद्वीप को कवर कर लेंगे। इसके बाद सीधे हम एशिया कॉन्टिनेंट पर आएंगे और मेरा वादा है कि कोई भी इंपॉर्टेंट एग्जाम होने से पहले मैं आपका एशिया महाद्वीप न सिर्फ पढ़ा करके कवर करा दूंगा, बल्कि उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी लाइव क्लास में करवा दूंगा। तो लाइव कौन कौन आ चुके हैं फटाफट मुझे हेलो लिख करके भेजिए। सभी लोगों को गुड आफ्टरनून और सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल यूपीएससी प्राइम टाइम पर। तो आज यूपीएससी प्राइम टाइम में हम देख रहे हैं उत्तर अमेरिका कॉन्टिनेंट। उत्तर अमेरिका कॉन्टिनेंट का आज का यह वीडियो पूरा देखने के बाद में मेरा वादा है कि आप सोचते रह जाएंगे कि अब क्या कुछ है जो आप पढ़ सकते हैं उत्तर अमेरिका से जुड़ा हुआ, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, सारा कुछ कवर करने वाला हूँ उत्तर अमेरिका महाद्वीप का। और उससे भी खास बात यह कि आज मैं आपका दक्षिण अमेरिका और साथ ही साथ जो है दक्षिण अफ्रीका, दोनों महाद्वीप का रिवीजन भी कराता चलूंगा। तो जो चीजें आप पढ़ चुके हैं उनका आज आपको रिवीजन हो जाएगा और उत्तर अमेरिका से जुड़ी हुई तमाम सारी चीजों को आप यहाँ पर पढ़ भी लेंगे। कुछ चीजें मैं एशिया और इंडिया से भी आज आपको रिवाइज कराने वाला हूँ इसी वीडियो के साथ में। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट कर देंगे। जो लोग लाइव आ चुके हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। बस आपके लिए सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों कि एक तो जो एनसीईआरटी रिव्यू की हमारी पूरी श्रृंखला चल रही थी, जो थोड़ा सा ब्रेक हो गई है स्पेशल वीडियोज के कारण, तो उसके लिए जो कुछ लोग बहुत चिंतित हो रहे हैं, बराबर मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर एनसीईआरटी रिव्यू ऐसे कैसे पूरा हो पाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और विश्व जो भारत का प्राचीन इतिहास है, इन चीज़ों के स्पेशल वीडियोज आजकल लेकर के आ रहे हैं। जैसे कि आज हम देखिए विश्व भूगोल के अंतर्गत कॉन्टिनेंटल बेस्ड स्पेशल वीडियो पर बात कर रहे हैं। कल रात में 9 बजे के आसपास मैंने एक भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय का वीडियो आपके लिए अपलोड किया हुआ है लाइव क्लास का। तो वो जो है पूरा का पूरा आधुनिक भारतीय इतिहास से रिलेटेड है। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म के दो स्पेशल वीडियो आए हैं जो हैं हमारे किससे रिलेटेड, एनिसेंट हिस्ट्री से रिलेटेड। तो दोस्तों ये सारे के सारी चीजें जैसे ही कंप्लीट होती इधर जा रही हैं, दूसरे मैं फिर एकदम शेड्यूल्ड तरीके से सुबह 6 से 7:30 के बीच में लेकर के मॉर्निंग में एक क्लास आएगी एनसीईआरटी रिव्यू में इतिहास विषय की, और शाम को 5 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में एक एनसीईआरटी रिव्यू की क्लास आएगी भूगोल विषय की। जो मॉर्निंग वाली क्लास आएगी उसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे लाइव क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे 1 बजे की लाइव क्लास में। और जो शाम में क्लास अपलोड होगी उसके रात में 9 बजे लाइव क्लास में क्वेश्चंस उसके हम सॉल्व करेंगे। तो ऐसे करके हम एनसीईआरटी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे और पूरा निचोड़ करके उसको कवर करेंगे। फिर एनसीईआरटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हुए हैं उन क्वेश्चंस का हम अभ्यास करेंगे। रही बात विश्व के भूगोल की और भारत के भूगोल की, तो विश्व और भारत के भूगोल को जैसे हम स्पेशल वीडियोज में कवर कर रहे हैं ऐसे ही हम कवर करते रहेंगे। आधुनिक भारतीय इतिहास में हमारी एक मैराथन श्रृंखला चली रही है जहां पर हम डेली प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए अच्छी काम कर रही है। इसके अतिरिक्त रही बात जो प्राचीन इतिहास की और आधुनिक इतिहास की, उन चीज़ों को हम समन्वित तरीके से करने का प्रयास करेंगे। और रही बात जो विश्व के भूगोल की और भारत के भूगोल की, जिसको हम लगातार कवर करते हुए चल रहे हैं। तो ये हो गई सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। अब उत्तर
अमेरिका महाद्वीप के साथ में हम आज की लाइव क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो देख लेते हैं उत्तर अमेरिका महाद्वीप में सबसे पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से बड़े देश हैं। तो यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा देश है वो है हमारा कनाडा। कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी है ओटावा। और दूसरा देश कौन सा? दूसरा देश है हमारा यूएसए, वाशिंगटन डीसी इसकी कैपिटल है, सारे लोग जानते हैं। दोस्तों आप अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पढ़ चुके हैं, तो फटाफट मुझे बताइए कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है। हमने उसके बारे में बहुत चर्चा की थी। कॉफी के लिए, अपने कहवा उत्पादन के लिए जाना जाता है। सबसे बड़ा देश कौन सा है? आपको फटाफट बताना है। तो आप बताइए फटाफट कि जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है वहां पर सबसे बड़ा देश कौन सा है। और उत्तर अमेरिका में हमने देख लिया कनाडा है सबसे बड़ा देश, और दूसरा सबसे बड़ा देश है वो है यूएसए। अब देख लेते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। क्यों? क्योंकि यूएसए जो होता है वो जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण उत्तर अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश हो जाता है। और ये संसार में जनसंख्या के मामले में तीसरा बड़ा देश है। आप सब जानते हैं पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर भारत है, और तीसरे स्थान पर कौन आता है? वो आता है हमारा यूएसए। ठीक है, इसके बाद में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा एक नया देश भी आ जाता है। कौन? मैक्सिको। राजधानी क्या है मैक्सिको की? मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी। तीसरे नंबर पर जो देश आता है वो है कनाडा। तो जनसंख्या के मामले में तीसरे नंबर पर है कनाडा, क्षेत्रफल के मामले में पहले नंबर पर है कनाडा। तो ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। काफी सारे लोगों ने सही जवाब बताया कि दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट का जो सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है? वो है ब्राजील। ठीक है, अब उत्तर अमेरिका महाद्वीप के बारे में हम और देख लेते हैं। जो सबसे बड़ा नगर है वो कौन सा है? दक्षिण उत्तर अमेरिका में जो सबसे बड़ा नगर है वो है मैक्सिको सिटी। ये संसार का दूसरा सबसे बड़ा नगर भी है। तो आप बताइए दुनिया का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? आपको बताना है कि दुनिया का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। अगर मैक्सिको सिटी संसार का दूसरा बड़ा नगर है तो दुनिया का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? आपको ये बताना है। और दूसरे नगर की अगर हम बात करें तो वो है हमारा न्यूयॉर्क सिटी, जो यूएसए का सबसे बड़ा नगर है। तो न्यूयॉर्क सिटी जो है वो संसार यूएसए का दूसरा सबसे बड़ा नगर है, और जो मैक्सिको सिटी है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नगर है, जबकि उत्तर अमेरिका महाद्वीप का ये देश सबसे बड़ा नगर है। तो ये तो हो गई बात जनसंख्या और क्षेत्रफल के बारे में। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम यहाँ से गुजरने वाली रेखाओं के बारे में। तो दोस्तों 49 डिग्री जो 49 डिग्री अक्षांश रेखा है वो कनाडा और यूएसए की सीमा बनाती है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि संसार की सबसे लंबी स्थल अंतरराष्ट्रीय सीमा यही है। तो अगर कभी भी प्रश्न ये पूछा जाता है कि दुनिया की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमा कौन सी है, तो कभी भी आप रूस और चीन के बीच का बॉर्डर मत लगाइएगा। यहाँ पर है कनाडा और साथ ही साथ कौन सा? यूएसए। तो यूएसए और कनाडा के बीच की जो सीमा है वो सबसे बड़ी स्थल सीमा है जो दो देशों के बीच में लगती है। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि भारत की सीमा, स्थल सीमा जो है वो किस देश के साथ सर्वाधिक लगती है? तो फटाफट कमेंट करके बताइए। 4098.7 किलोमीटर वो सीमा लगती है। कौन सा देश है जिसके साथ भारत की सर्वाधिक स्थल सीमा लगती है? फटाफट कमेंट करके बताइए वो देश कौन सा है जिसकी सीमा लगती है, किसके साथ में सर्वाधिक लगती है, कौन सा वो देश है जिसके साथ सर्वाधिक लगती है। लंबाई मैंने बता दी है 4098.7 किलोमीटर। भारत के बारे में अगर आप बहुत कुछ जानते हैं तो फटाफट ये भी मुझे बताइए कि सबसे कम सीमा कि कौन सा देश है जिसके साथ में सबसे कम सीमा लगती है। तो सर्वाधिक सीमा वाला देश, साझा करने वाला देश, और सबसे कम सीमा साझा करने वाले देश कौन से हैं भारत के साथ में, वो आप कमेंट करके बताइए। तो जो 49 डिग्री की हमने यहाँ पर बात की है अक्षांश रेखा की, वो कनाडा और यूएसए की सीमा बनाती है। दोस्तों यह दुनिया की सबसे शांत अंतरराष्ट्रीय सीमा है। जैसे हमारा और पाकिस्तान का विवाद चलता ही रहता है, तो यहाँ पर प्रतिदिन ऐसा होता है कि उल्लंघन चलता ही रहता है सीमा का। लेकिन कनाडा और अमेरिका के बीच में ऐसा नहीं है। ये लोग बड़े शांतिप्रिय लोग हैं और ये लोग बॉर्डर पे बिल्कुल लड़ाई वड़ाई नहीं करते हैं। तो 49 डिग्री अक्षांश रेखा जो है, 49 डिग्री अक्षांश रेखा जो है वो कनाडा और यूएसए के बीच में सीमा बनाती है। संसार की सबसे लंबी स्थल अंतरराष्ट्रीय सीमा है, और संसार का जो सबसे शांत अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो भी यही है। तो थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेंगे, ये देख लेते हैं। पहले 100 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो महाद्वीप को क्या करती है? दो हिस्सों में बांट देती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस फैक्ट को आपको याद रखना है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप को कौन सी रेखा है जो दो भागों में बांट देती है? तो वो है हमारी देशांतर रेखा। कौन सी? 100 डिग्री देशांतर रेखा। अब इसका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है कनाडा और दूसरा सबसे बड़ा देश है यूएसए। जनसंख्या की दृष्टि से
यूएसए, फिर मेक्सिको और फिर कनाडा। कनाडा की राजधानी ओटावा, मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी। यूएसए की आप सब जानते हैं सबसे बड़ा नगर है मेक्सिको सिटी, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नगर भी है और उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा नगर है। यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा नगर न्यूयॉर्क सिटी है, जो यूएसए का सबसे बड़ा नगर है। 49 डिग्री अक्षांश रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच में, 100 डिग्री देशांतर रेखा उत्तर अमेरिका महाद्वीप को दो भागों में बांट देती है। तो ये हो गई बात कुछ क्षेत्रफल, जनसंख्या और रेखाओं के बारे में। अब जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं फिजिकल जियोग्राफी में, वो है हमारा पर्वतों से रिलेटेड। तो फटाफट हम देखेंगे यहाँ पर उत्तर अमेरिका की पर्वतमालाओं के बारे में। दोस्तों, दक्षिण अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, आपको ये बताना है। तो आप ये बताइए कि दक्षिण अमेरिका जो पर्वतमाला है, जो दक्षिण अमेरिका में एक पर्वतमाला है, मैं उसका नाम बता देता हूँ, उसका नाम है एंडीज। अब एंडीज पर्वतमाला में जो सबसे ऊंची चोटी है वही सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण अमेरिका की भी। तो आप फटाफट कमेंट करके बताइए दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो कमेंट करके बताइए एंडीज पर्वतमाला में वो चोटी अवस्थित है। आप कमेंट करके बताइए वो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दक्षिण अमेरिका में। तो अब यहाँ पर हम देखें, यहाँ पे ललित लिखा हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे वलित याद रखना है या फिर मोरदार पर्वत याद रखना है। वलित पर्वत के बारे में आप सब जानते हैं, अपने यहाँ पे हिमालय पर्वत जो है वो किसका उदाहरण है, तो वो वलित पर्वत का ही उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पर्वतमाला है उसका नाम है रॉकी की पर्वतमाला। तो ये कहाँ पर है, उत्तर अमेरिका में। रॉकी की पर्वतमाला कहाँ पर है, उत्तर अमेरिका में। उदाहरण किसका, कई बार क्या होता है कि एक तरफ पर्वतमालाएं लिख देता है और दूसरी तरफ लिख देता है भ्रंश पर्वत, ब्लॉक पर्वत, वलित पर्वत, ऐसे करके ऑप्शन दे देता है। अब आपको मिलाना होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए आपको कैटेगरी भी याद रखनी है कि कौन से पर्वत हैं, जो किस प्रकार के पर्वत हैं। आप एक तरीका मैं आपको बता सकता हूँ, कॉन्टिनेंट में जितने भी कोई भी कॉन्टिनेंट है, यदि वो जो पर्वतमालाएं हैं वो दो स्थानों के जुड़ने पर हैं या फिर वो किनारे पर हैं, तो वो ज्यादातर उनकी संभावना है कि वो वलित पर्वत ही होंगे। तो या पूर्वी तट पर हो या पश्चिमी तट पर हो, या फिर जहां पर दो भूगर्भिक प्लेटें आकर के मिली हैं, जैसे कि आप देखेंगे तो जो भूसन्नति का सिद्धांत है उसके अनुसार जब गोंडवाना लैंड की जो प्लेट होती है पूरी की पूरी, और जो अंगारा लैंड की प्लेट होती है, वो जब प्लेटो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत पर ही वलित पर्वत का सिद्धांत निर्धारित होता है। तो अगर आप प्लेट भूसन्नति का सिद्धांत पढ़ लेंगे तो आपको वलित पर्वत के बारे में इंपॉर्टेंट चीजों की जानकारी हो जाएगी। ठीक है, तो रॉकी की पर्वतमाला किसका उदाहरण है, वो है नवीन मोरदार पर्वतमाला का उदाहरण। इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है, 3 देशों में है रॉकी की पर्वतमाला का, कहाँ कहाँ पर, कनाडा में, यूएसए में और मैक्सिको में। ठीक है, इसे पश्चिमी कॉलिडेरा भी कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, रॉकी की पर्वतमाला को पश्चिमी कॉलिडेरा भी कहते हैं। देखिए तटीय श्रेणी है कि नहीं, तटीय श्रेणी, तो रॉकी की पर्वतमाला क्या है, एक तटीय श्रेणी भी है। तो रॉकी की पर्वतमाला नवीन मोरदार पर्वत भी है और साथ ही साथ क्या है, तटीय श्रेणी भी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं रॉकी की पर्वतमाला की खासियत के बारे में। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है माउंट मैकिनले, 6194 मीटर। तो रॉकी की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है, मैकिनले है, माउंट मैकिनले, 6194 मीटर, 6194 मीटर। यह है रॉकी की पर्वतमाला। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये भी आप बताइए। उत्तर अमेरिका की तो बात हो गई, दक्षिण अमेरिका की भी बात हो गई। अब आपको बताना है जो अफ्रीका है, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, वहां पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो वहां पर बताइए आप। इंडिया में तो आप सब जानते ही जानते हैं कि अगर हिमालय पर्वतमाला की बात करेंगे तो भी आप जानते हैं, अगर भारत में हम बात करेंगे तो भी आप जानते हैं, केटू के बारे में भी जानते हैं, कंचनजंगा के बारे में जानते हैं, और इसके अलावा आप जो माउंट एवरेस्ट है हमारा उसके बारे में भी जानते हैं, तो उसमें बात करने की जरूरत नहीं। आप बताइए दक्षिण अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो रॉकी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी निकली है, वो निकली है माउंट मैकिनले। इसका नया नाम भी है, उसका नया नाम रख दिया गया माउंट डेनाली। तो अगर कभी कभी माउंट मैकिनले की जगह पे माउंट डेनाली दिखे तो आपको बिल्कुल सरप्राइज नहीं होना है, माउंट डेनाली भी आपको याद रखना है। मैकिनले और डेनाली दोनों में एक खास बात है कि इसके भी आखिरी में ला आता है और इसके भी आखिरी में ला ही आता है। तो माउंट मैकिनले या फिर माउंट डेनाली, 6194 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अलास्का यूएसए में अवस्थित है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि रॉकी की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले, वो है कहाँ पर, किस देश में, तो वो अलास्का में है, और अलास्का किसका हिस्सा है, वो है यूएसए का। यह एक प्रसुप्त ज्वालामुखी भी है। ज्वालामुखी आप जानते हैं 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी और सुसुप्त या फिर प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, इस पर्वतमाला में कई भाग या श्रेणियां, उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर हम देखें तो इनके बंटवारे को थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर कभी डीप जाएगा तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे पहले है ब्रुक्स श्रेणी जो है कनाडा में, फिर है अलास्का श्रेणी है जो है यूएसए में,
फिर है मेने नदी श्रेणी जो है कनाडा में। फिर इसके बाद में देखें तो कैस्केड रेंज है, कहाँ पर है, यूएसए में। फिर सियरा माद्रे जो सियरा माद्रे है वो कहाँ पर है, मैक्सिको, दक्षिणी मैक्सिको में है। ठीक है, तो ये हो गई बात ब्रुक्स श्रेणी की, अलास्का श्रेणी की, मैकेंजी श्रेणी की, कैस्केड श्रेणी की और सियरा माद्रे श्रेणी की। इनके देशों को भी हमने देख लिया। तो ये हो गई बात हमारी कुल मिलाकर के किसके बारे में, रॉकी की पर्वतमाला के बारे में। फटाफट इसको रिवीजन कर लेते हैं। नवीन मोड़दार पर्वत है पहली चीज, 3 देशों में विस्तार है, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको में। और इसके अलावा देखें तो तटीय श्रेणी का उदाहरण है, सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले, प्रसुप्त ज्वालामुखी है, कई भागों में बांटा गया, ब्रुक्स, अलास्का, मैकेंजी, कैस्केड और सियरा माद्रे। ये हो गई बात हमारी रॉकी की पर्वतमाला के बारे में। उम्मीद है आप रॉकी की पर्वतमाला के बारे में सब कुछ जान गए होंगे। अब देख लेते हैं ज्वालामुखी के बारे में। तो ज्वालामुखी के बारे में तो पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि बताइए आप फटाफट मुझे कमेंट करके कि दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है। हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में, इन डिटेल डिस्कशन हो चुका है। दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, उसका नाम बताइए, कौन से कॉन्टिनेंट में है, देश का नाम, जो कुछ भी आपको पता हो दुनिया के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी के बारे में वो आप मुझे बताइए। अगर आप इन डिटेल जितना जानते हैं आप वो मुझे बताइए, कौन सी पर्वतमाला में है, कहाँ पर है, किस देश में वो स्थिति है, कौन से कॉन्टिनेंट में, सारी चीजें बताइए, नाम उसका क्या है, कितनी ऊंचाई पर, जो कुछ भी जानते हैं बताइए। अब हम यहाँ पर ज्वालामुखी देख ले रहे हैं उत्तर अमेरिका से जुड़े हुए ज्वालामुखियों के बारे में। तो सस्ता, रेनियर व हुड, यह यूएसए में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो पोपोकेटे पेटेल, ये कौन सा, ये है मैक्सिको का सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, पोपोकेटे पेटेल, तो ये कहाँ पर है, मैक्सिको में सक्रिय ज्वालामुखी। और सस्ता, रेनियर और हुड ये कहाँ पर है, यूएसए में सक्रिय ज्वालामुखी है। तो मैक्सिको में एक सक्रिय ज्वालामुखी, इसके अलावा 3 ज्वालामुखी हैं जो यूएसए में सक्रिय हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर अल्पेशियन की पर्वतमाला के बारे में। तो यूएसए में पुरानी मोड़दार पर्वतमाला है कौन, अल्पेशियन की पर्वतमाला। यूएसए का खनिजों का अजायब घर इसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिल्कुल इसे याद रखिएगा। यूएसए में खनिजों का अजायब घर किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है अल्पेशियन की पर्वतमाला को। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उसका नाम है मिसेल, 2037 मीटर, 2037 मीटर इसकी हाइट है। तो अल्पेशियन की जो पर्वतमाला है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी, उसका क्या नाम है, उसका नाम है मिसेल। ठीक है, मिसेल। और ये किसकी सबसे ऊंची चोटी है, अल्पेशियन की। सबसे पुरानी मोड़दार पर्वतमाला है। खनिजों का अजायब घर कहा जाता है इसे, खनिजों का क्या कहा जाता है इसे, जू कहा जाता है, अजायब घर कहा जाता है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ करके देख लेते हैं और क्या कुछ जानने वाला है। अब इसके बाद यहाँ की हम नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम नदियों की बात करें तो पहली नदी हम जो हमें देखनी है वो है मिसिसिपी मिसौरी। ठीक है, मिसिसिपी मिसौरी दोस्तों कौन सा डेल्टा बनाती है, तो पंजाकार डेल्टा बनाती है। हम जानते हैं कि जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है वो हमारे यहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा। अब प्रश्न यहाँ पर आपके लिए ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी एस्चुरी कौन सी नदी बनाती है। देखिए दो चीजें होती है, एक होता है डेल्टा और दूसरा होता है एस्चुरी, जिसे हम लोग बोलते हैं ज्वार नदमुख। तो ये तो हम जान गए हैं कि जो डेल्टा है वो हमारे यहाँ भारत में बनता है, लेकिन आपको ये बताना है कि दुनिया की सबसे बड़ी एस्चुरी कौन सी दो नदियां मिलकर के बनाती हैं। ये प्रश्न भी हम पढ़ चुके हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट और दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ते हुए। तो आपको बताना है सबसे बड़ी एस्चुरी कौन सी नदी बनाती है। अब देख लेते हैं यहाँ पे, मिसिसिपी मिसौरी कौन से देश में है, तो ये है यूएसए में। इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, किसी एक देश में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है दोस्तों। तो आप जानिए मिसिसिपी मिसौरी की खास बात क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये पूरे के पूरे उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी लंबी नदी है, कौन सी, मिसिसिपी मिसौरी। इसके बाद में अगर देखा जाए तो किसी एक देश में जो प्रवाहित होती हो उस हिसाब से ये सबसे लंबी नदी है, कौन सी, मिसिसिपी मिसौरी। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। तो विश्व की तीसरी कौन से नंबर की नदी है, तीसरी सबसे लंबी नदी है। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है और सबसे बड़ी नदी कौन सी है। जो लोग लाइव हैं फटाफट कमेंट करके मुझे बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है और दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। इस प्रश्न का जवाब दीजिए, मैं आपके लाइव चैट पढ़ता जाऊंगा अभी बाद में। तो आप फटाफट ये बताते जाइए मुझे कि क्या है, सबसे लंबी नदी कौन सी है और कौन सी है सबसे चौड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी, कमेंट करके बताइए। तो दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी निकली है, वो है हमारी मिसिसिपी मिसौरी। गेहूं, मक्का और कपास उत्पादन के लिए जाना जाता है किसका क्षेत्र, मिसिसिपी मिसौरी का क्षेत्र। इस नदी के उत्तरी भाग में गेहूं की पेटी, मध्य भाग में मक्का की पेटी और दक्षिणी भाग में कपास की पेटी है। यूएसए मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश है विश्व का।
तो यूएसए जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, किसका? मक्का का। दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ते हुए और इसके अलावा अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में हमने एक पढ़ा था कि दुनिया का सबसे बड़ा केला उत्पादक और निर्यातक देश के बारे में। तो क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा केला उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है? अगर नहीं जानते हैं तो बाद में इस वीडियो को देख करके गूगल कीजिएगा और सारे उत्पादन देखिएगा। यही नहीं, सिर्फ मेरा प्रश्न पूछने का तात्पर्य यह नहीं होता है कि मैं आपका ज्ञान जांचना चाह रहा हूं या फिर आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूं। तात्पर्य यह है कि जो चीजें आपको नहीं पता है उन क्वेश्चंस को आप तुरंत कॉपी पेन लेकर के एक जगह पे नोट करते रहिए। और नोट करने के साथ साथ आप क्या कीजिए कि जब ये लाइव क्लास खत्म हो जा रही है तो गूगल पे जो चीजें आप नहीं जानते हैं उन्हें जा करके सर्च कीजिए और उनसे रिलेटेड चीजों को भी देखिए। जरूरी नहीं है कि जो सिर्फ मैं कह रहा हूँ आप वही देखिए, उससे जुड़ी हुई और सारी चीजों को देखिए। मैंने आपसे केला पूछा है, आप अंगूर से लेकर के तमाम सारी चीजों को देखिए। निर्यात देखिए, आयात देखिए, उत्पादन देखिए, सारी चीजों को देखिए। ठीक है, तो जो मिसिसिपी मिसौरी है उसको 3 हिस्सों में आप बांटिए। उत्तरी भाग है गेहूं की पेटी, मध्य भाग है मक्का की पेटी। अच्छा, मध्य भाग में माँ और मक्का में माँ, तो मामा से आप याद रख सकते हैं कि मध्य भाग मक्का की पेटी से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद में दक्षिणी भाग में बात करें तो कपास की पेटी है पूरी की पूरी। यूएसए दुनिया में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, मेज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आगे देखते हैं, सेंट लुई नगर इस नदी के तट पर स्थित है। यह संसार की मक्के की मंडी कहलाता है। कौन? सेंट लुई नगर क्या कहलाता है? मक्के की मंडी कहलाता है। कौन? सेंट लुई नगर मक्के की मंडी कहलाता है। वैसे ही दोस्तों दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक सोने की मंडी है, एक हीरे की मंडी है। दोनों, सोने की भी एक मंडी है, एक 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 नगर है जिसे सोने की मंडी कहा जाता है, दूसरे को हीरे की मंडी कहा जाता है। अगर आप जानते हो तो उनका नाम लिख करके बताइए। अगर नहीं तो कॉपी पेन, अगर आप पेंसिल लेके बैठे, पेन लेके बैठे तो फटाफट ये सारे क्वेश्चंस नोट करते जाइए और लाइव क्लास के बाद में इन क्वेश्चंस के जवाब को आप ढूंढिएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के आंसर उसको आप ढूंढिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं ज्यादातर आंसर्स को आपको क्लियर करा दूंगा, बता दूंगा, इन डिटेल करा दूंगा। लेकिन आप फटाफट क्या कीजिएगा, ये सारे क्वेश्चंस कम से कम आप नोट करते चलिए और इस उत्तर अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ते हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मिले उनको भी आप नोट करते जाइए, ताकि इस क्लास के खत्म होने के बाद में कम से कम आप उसे एक बार देख तो सकें कि आज आपने क्या पढ़ा हुआ है, क्या आपने आज रिवाइज किया हुआ है। तो जब आप लिखेंगे तो निश्चित तौर से आपको ज्यादा फायदा मिलेगा और आपको सारी चीजें आसानी से मेमोराइज हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नदी के मुहाने पर अगर हम देखें तो किसके? मिसिसिपी मिसौरी की बात चल रही है यहाँ पर उत्तर अमेरिका कॉन्टिनेंट में। न्यू ओलिनियर्स बंदरगाह है जो कृषि उपकरणों के लिए जाना जाता है। कहां पर? मिसिसिपी मिसौरी के मुहाने पर। यह नदी पक्षी के आकार का डेल्टा बनाती है। 20 बार क्वेश्चन पूछा गया होगा कि दुनिया में कौन सी नदी है जो पंजाकार डेल्टा बनाती है? वन एंड ओनली मिसिसिपी मिसौरी। मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है अटलांटिक महासागर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि कौन सी नदियां कहां पर गिरती हैं। तो मैंने अभी पिछले दिनों आपसे पूछा भी था, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहने वाली एक बहुत बड़ी नदी है अमेजन नदी, और मैंने पूछा था कि अमेजन नदी कौन से सागर में जाकर के गिरती है, कहां पर जाकर के गिरती है, अपना जल कहां पर गिराती है। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने उस प्रश्न का आंसर गलत किया था। अगर आपने अभी उस गलती को सुधार लिया है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि जो अमेजन नदी है वो कहां पर अपने जल को गिराती है, वो कौन सा सागर है या कौन सी खाड़ी है जहां पर अपने जल को गिराती है। अमेजन नदी दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है, अभी मैंने वो प्रश्न पूछा भी था। तो दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी, जो व्हाइट नील और ब्लू नील से मिलकर के बनती है। और इथोपिया की टाना झील से निकलती, सब विक्टोरिया झील से निकलती, सब मैं कॉन्टिनेंट में पढ़ा चुका हूँ। वीडियो अवेलेबल भी है अभी भी, आप जाकर के रिपीट करके देख सकते हैं अगर आपका मन करे तो। और जो अमेजन है वो दुनिया की सबसे चौड़ी नदी। आपको बताना है कि अमेजन नदी कहाँ पर अपना जल गिराती है। तो जो लोग लाइव हैं फटाफट वो कमेंट करके बताएं मुझे कि जो अमेजन नदी है वो अपना जल कहाँ पर गिराती है। ठीक है, अब इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं मिसिसिपी मिसौरी के बारे में क्या कुछ हमने पढ़ा है। सबसे पहली बात कि यूएसए देश में है, जो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। इस महाद्वीप की सबसे बड़ी लंबी लंबी नदी है, यानी कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, ये भी आपको याद रखना है। किसी एक देश में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी भी है मिसिसिपी मिसौरी। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी मिसौरी, कभी ऑर्डर में भी आ सकता है, इसलिए आपको याद रखना है। गेहूं मक्का कपास के लिए जानी जाती है। ठीक है, मध्य भाग जाना जाता है मक्का के लिए, उत्तरी भाग जाना जाता है गेहूं के लिए और दक्षिणी भाग जाना जाता है कपास के लिए। ठीक है, इसके बाद में बताएं तो सेंट लुई नगर इसके जो मुहाने पर है, कृषि उपकरणों के लिए जाना जाता है।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो सॉरी, जो हमारा है न्यू ओलियनियर्स नगर, ये है जो कृषि उपकरणों के लिए जाना जाता है। सेंट लुई नगर है जो मक्के की मंडी कहलाता है। यूएसए दुनिया में मक्का उत्पादन में नंबर 1 पे है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पंजाकार डेल्टा बनाती है और मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, कहाँ पर, अटलांटिक महासागर में। तो ये हो गई बात हमारी मिसिसिपी मिसौरी के बारे में। अब एक दूसरी इंपॉर्टेंट नदी यहाँ पर बहती है जिसका नाम है कोलोराडो। तो कोलोराडो नदी के बारे में हम देख लेते हैं। ये नदी भी यूएसए में ही है और कोलोराडो के पठार से होकर के बहती है। तो कोलोराडो का पठार भी आपको याद रखना है, कहाँ पर है, उत्तर अमेरिका कॉन्टिनेंट में, ठीक है। संसार का जो सबसे बड़ा ग्रैंड कैनेडियन है उसका निर्माण करती है। संसार का सबसे लंबा गहरा व सकरा भाग जिससे नदियां पठार को काट करके बहती हैं, केनियन कहलाता है। तो वो लंबा सकरा गहरा भाग जिससे नदियां पठार को काट करके बहती हैं, केनियन कहलाता है, ठीक है। तो जो कोलोराडो नदी है ये दुनिया के सबसे बड़े केनियन ग्रैंड का निर्माण करती है, ठीक है। यानी कि उस सबसे लंबा गहरा और पठार को काट करके बहने वाली नदी कौन सी है, तो वो है हमारी कोलोराडो नदी, जो कहाँ पर है, उत्तर अमेरिका कॉन्टिनेंट में, ठीक है। गार्ज किसको बोलते हैं, गार्ज बोलते हैं नदियां जो पर्वत को काट करके गहरी घाटियां बनाती हैं, वो क्या कहलाता है, गार्ज कहलाता है, ठीक। तो जो पठार को काटे वो हमारा क्या कहलाता है, वो कहलाता है केनियन, और जो पर्वत को काटे वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है गार्ज। इस नदी पर हुबर व बोल्डर बांध स्थित है। बांध आपको याद रखने इंपॉर्टेंट होते हैं। कोलोराडो नदी पर 2 बांध हैं, एक है हुबर और दूसरा है बोल्डर, ठीक है। कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है और ज्वार नदमुख बनाती है। देखिए एस्चुरी बनाती है कोलोराडो नदी, डेल्टा नहीं बनाती, क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। कहाँ पर गिरती है, कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाकर के गिरती है। तो ये हो गई बात हमारी कोलोराडो नदी के बारे में। तो मिसिसिपी मिसौरी हमने देख लिया और हमने देख लिया कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी कोलोराडो के पठार से होकर के बहती है, यूएसए देश में बहती है, संसार का सबसे बड़ा कैनियन ग्रैंड बनाती है, ठीक है। हुबर व बोल्डर बांध है, कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है और ज्वार नदमुख बनाती है, ठीक है। तो ये हो गई बात। अब बात कर लेते हैं एक और इंपॉर्टेंट नदी कोलंबिया के बारे में, फिर हडसन, पोटोमैक और टेनेसी नदी। इतनी नदियों के बारे में हम और बात करेंगे। कोलंबिया नदी भी यूएसए में है, ठीक है। इसकी सहायक एक नदी है जिसका नाम है स्नेक नदी। बस आपको कोलंबिया के सहायक याद रखना है, कौन सी नदी है, स्नेक नदी। हडसन नदी के इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि जो न्यूयॉर्क शहर है वो किस नदी के तट पर है, हडसन नदी के तट पर है। जैसे गोमती नदी के तट पर कौन सा एक इंपॉर्टेंट देश, एक राज्य है जिसकी राजधानी है, तो वो उस राजधानी के पास होकर के गोमती नदी बहती है हमारी। आपको बताना है वो कौन सा राज्य है और वो कौन सी उसकी राजधानी है जिसके पास से होकर के गोमती नदी बहती है। अच्छा, दिल्ली किस नदी के किनारे है, आपको ये बताना है। दिल्ली और बाद में आगरा के ताजमहल के पास से वही नदी होकर के बहती है। तो आप फटाफट कमेंट करके दोनों चीजें बताइए। एक बताइए भारत देश में कौन सा एक ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी जो है वो गोमती नदी के तट पर है, और दूसरा आपको बताना है कि जो दिल्ली है भारत की राजधानी, वो किस नदी के तट पर है, ठीक है। पोटोमैक नदी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसके तट पर वाशिंगटन डीसी है, ठीक है। तो हडसन नदी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूयॉर्क शहर इसके तट पर है, और पोटोमैक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाशिंगटन डीसी इसके तट पर अवस्थित है। तो हडसन और पोटोमैक हमारे लिए इस लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। 4 नदियां हमने देख लिया, मिसिसिपी, मिसौरी, कोलोराडो, हडसन और पोटोमैक, ठीक है, इन्हें याद रखना है। अब टेनेसी नदी के बारे में देख लेते हैं। टेनेसी नदी की भी कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यूएसए संसार की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना ओहियो की सहायक नदी, जो यूएसए है और संसार की जो सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना लगी वो ओहियो की सहायक नदी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेंट लॉरेंस नदी के बारे में, जो बहुत लिहाज से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं सेंट लॉरेंस नदी। सबसे पहली चीज इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये कनाडा और यूएसए के सीमा बनाती है। तो जब कभी भी पूछा जाए भाई साहब कि सेंट लॉरेंस नदी की इंपॉर्टेंस क्यों है, तो कनाडा और यूएसए की सीमा बनाती है। अभी हमने देखा भी था कि 49 डिग्री लाइन के बारे में, 100 डिग्री लाइन के बारे में, दोनों के बारे में भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा हुआ ही था। तो सेंट लॉरेंस नदी जो है वो किसके किसके बीच में सीमा बनाती है, कनाडा और यूएसए के बीच में सीमा बनाती है दोस्तों। अच्छा, भारत में एक नदी बहती है और दुनिया के कुछ कॉन्टिनेंट में भी कुछ नदियां हैं। एक नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, दूसरी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो फटाफट आप कमेंट करके बताइए कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है और कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो जब नदी का नाम लिखेगा तो आगे ये भी लिखेगा कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जब उस नदी का नाम लिखेगा तो ये लिखेगा कि मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। तो कनाडा और यूएसए की सीमा कौन बनाता है, सेंट लॉरेंस नदी बनाती है। किस झील से निकलती है, तो ओंटेरियो झील से निकलती है। संसार का तीसरा सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग है। एक क्वेश्चन और मिल गया। दुनिया का कौन सी नहर है जो दुनिया का व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग है, ठीक है।
तो वो आपको बताना है कौन सी नदी है या कौन सी नहर है जो दुनिया का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग की मैं बात कर रहा हूँ, अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप सोएज नहर मत लिखिएगा, आप बताइए कि आंतरिक जलमार्ग, सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग कौन सी नदी या फिर कौन सी जो नहर है उस पर है। ठीक है, तो संसार का तीसरा सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग है। इसके अलावा इसके तट पर दो नगर स्थित हैं, कौन सा, क्यूबेक और मॉन्ट्रियल, दोनों कनाडा के, क्यूबेक नगर और मॉन्ट्रियल नगर कनाडा में, दोनों कहां पर हैं, सेंट लॉरेंस नदी के तट पर हैं। ठीक है, कनाडा का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, मॉन्ट्रियल है, और कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा। ओके, सेंट लॉरेंस नदी कहां पर गिरती है, तो ये गिरती है खाड़ी में, किसके, अटलांटिक महासागर में। ठीक है, कनाडा की नदियों की अगर हम बात करें तो मैकेंजी है, यूकन और पीस नदी है। कनाडा की सबसे लंबी नदी कौन सी, वो है मैकेंजी। ठीक है, कम कम वाली ज्यादा, तो कम वाली ज्यादा याद रखेंगे तो आपका मैकेंजी और कनाडा हो जाएगा। ठीक है, अब सेंट लॉरेंस नदी का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इंपॉर्टेंस ही क्यों है, कनाडा यूएसए की सीमा बनाती है, निकलती कहां से, तो जो ओंटारियो झील है वहां से निकलती है। तीसरा सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग है। क्यूबेक और मॉन्ट्रियल दो देश यहीं पर है। ठीक है, मॉन्ट्रियल तो मॉन्ट्रियल एक प्रोटोकॉल भी, इसलिए मॉन्ट्रियल आपको याद रखना है, कनाडा का एक नगर है। इसके अलावा सेंट लॉरेंस की खाड़ी पर गिरती है, कहां पर, अटलांटिक महासागर में। ठीक है, तो ये हो गई बात सेंट लॉरेंस नदी की। अब यहाँ कुछ झीलें हैं, महान झीलों वाला प्रदेश है, उसके बारे में देखेंगे, और जो इंपॉर्टेंट झील है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो झीलों की बात करें, अच्छा दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी, भारत की बात नहीं कर रहा हूं, भारत का भी लिखिए, चलिए ठीक है, दोनों लिखिए। दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है वो बताइए, और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है वो भी आप बताइए। ठीक है, तो फटाफट मुझे जो लोग लाइव हैं वो लोग बताइए कि दुनिया के सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। ठीक है, कनाडा की झीलों की सबसे पहले बात करें तो सभी मीठे पानी को वह हिमानी अपर्दन से निर्मित है, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः अगर हम बात करें तो ग्रेट बियर, उत्तर से दक्षिण की ओर हम चल रहे हैं, यानी कि हम क्या क्या कर रहे हैं, नॉर्थ से साउथ की ओर चल रहे हैं। ठीक है, ये उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, इस ऑर्डर में हम बढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ करके आगे देखते हैं। सबसे पहले ग्रेट बियर झील, फिर है ग्रेट स्लेव झील, फिर है अथावास्का झील, फिर है रेंडियर झील। इसके बाद में अगर हम आगे देखें तो फिर है विनीपेग झील, फिर है मोनीटोबा झील। ठीक है, तो ये कुछ झीलें हैं। अब कनाडा की झीलों में क्या हमने देखा, ग्रेट बियर झील, इसकी तह पर रेडियम शहर स्थित है। ठीक है, ग्रेट स्लेव झील है, फिर अथावास्का झील है। अब यहाँ पर इसके तट पर कौन सी सिटी है, वो है यूरेनियम सिटी। कनाडा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है। चलिए फटाफट बताइए, पहला क्वेश्चन, वो अभी क्वेश्चन तो मैं पूछ ही चुका हूं आपसे। अब आपको बताना है पहले दुनिया की सबसे जो बड़ी मीठे पानी की झील और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। इसके बाद में एक क्वेश्चन आपके लिए और आ गया, दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा, क्योंकि कनाडा जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है। आपको बताना है दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है, कौन सा देश है जो दुनिया में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन करता है। ठीक है, तो जब हमने दक्षिण अमेरिका के बारे में पढ़ा था तो हमने एक ये भी देखा था कि तांबे का एक जो हमारा था सबसे बड़ा उत्पादक, इसके अलावा चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश बताइए आप, चांदी कौन सा देश है जो चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। ठीक है, तो ये आप कमेंट करके मुझे बताइए कि चांदी का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, और यूरेनियम के उत्पादन में नंबर 1 देश कौन सा है। अगर क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं आ रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन इन क्वेश्चंस को नोट जरूर कर लीजिए। ठीक है, अगर आप आंसर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इन क्वेश्चंस को नोट कहीं पर आप जरूर कर लीजिए। और क्योंकि इनसे जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चंस कहीं पर पूछे जाएं, लेकिन इनको ढूंढते हुए जो चीजें आप पाएंगे उनसे क्वेश्चंस निश्चित तौर से पूछे जाएंगे। तो जो खोजने में जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी बैठ, बाकी कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आगे देखते हैं। विनीपेग और मोनिटोबा और रेंडियर ये झील है। ठीक है, कनाडा की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वो है विनीपेग, इसके तट पर विनीपेग शहर स्थित है, और जिसे विश्व में गेहूं की मंडी कहा जाता है। देखिए फिर इंपॉर्टेंट चीज मिल गई, तो विनीपेग शहर है और विनीपेग को क्या कहा जाता है, गेहूं की मंडी कहा जाता है। मैंने भी आपसे क्वेश्चन पूछा भी था कि हीरे की मंडी और सोने की मंडी दक्षिण अमेरिका में, अब आपने यहाँ पढ़ लिया विश्व में गेहूं की मंडी किसे कहा जाता है, विनीपेग को कहा जाता है। और विनीपेग झील जो है वो कनाडा की सबसे बड़ी झील है, रिमाइंड दिस फैक्ट। ओके, आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। अब देख लेते हैं महान झीलों का प्रदेश, तो हिमानी अपर्दन से निर्मित 5 झीलों का समूह, सभी झीलें किसके आकार के, तो उंगली के आकार के हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, किस तरफ से चलना है हमें, यहाँ पे पश्चिम से पूर्व की तरफ चलना है। ठीक है, वहां पर उत्तर से दक्षिण की तरफ हम देख रहे थे। सबसे पहले झील आती है जिसका नाम है सुपीरियर झील, यह है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। ठीक है, तो चलिए जो भी मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था उसका आंसर हमें यहाँ पर मिल गया है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सुपीरियर माने वैसे भी होता है सबसे बढ़िया सबसे ऊंचा, तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, सुपीरियर। भारत में भी आपको बताना है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, ठीक है,
तो जम्मू कश्मीर में है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। अब लिख लीजिए, यहाँ से एक नया क्वेश्चन हमें मिल गया। अब आप बताइए दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अगर सुपीरियर झील दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी झील है तो पहली झील कौन सी है भाई? सुपीरियर झील अगर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है तो पहली झील कौन सी है? तो दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? फटाफट आप मुझे बताइए। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? सुपीरियर। इस नदी के तट पर सेंट साल्ट मेरी नगर स्थित है। कहाँ पर? कनाडा में। ठीक है, तो ये हो गई सुपीरियर झील की बात। अब देखते हैं मिशिगन के बारे में। 5 झीलों, महान झीलों की बात कर रहे हैं। सुपीरियर झील हमने देख लिया है। मिशिगन, सुपीरियर जानना क्यों है आपको? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और दूसरे क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी झील है। ऑर्डर में कभी आ सकता है। मिशिगन, 5 झीलों में एकमात्र झील जो केवल यूएसए में स्थित है। इसके अलावा बाकी 4 झीलें जो हैं, सुपीरियर हो, ह्यूरन हो, इरी हो, ठीक है, ये सारी की सारी जो झीलें हैं, ये सारी की सारी झीलें कहाँ पर हैं? दोनों देशों में, कनाडा और यूएसए में। लेकिन मिशिगन एकमात्र ऐसी झील है केवल यूएसए में है। ठीक है, इसके अलावा चारों कहाँ पर है? यूएसए और कनाडा में। इसके तट पर कौन सा नगर है? शिकागो नगर है। शिकागो जाना जाता है एक खास चीज के लिए, वो भी सा से ही स्टार्ट होता है। फटाफट बताइए क्या है? थोड़ा सा तो उसको जैसे जैसे हम सिगरेट के रूप में यूज करते हैं, वैसे ही वो उसी से रिलेटेड है थोड़ा सा। ठीक है, धूम्रपान से ही जुड़ा हुआ है। तो आप फटाफट बताइए, स्मोकिंग से जुड़ा हुआ है, क्या है जिसके लिए शिकागो जाना जाता है? सा से ही वो भी स्टार्ट होता है। संसार की सबसे बड़ी मांस की मंडी, देखिए कितना कुछ जानने को हमें यहाँ पर मिल रहा है। अभी हमने गेहूं की मंडी देखा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो संसार की सबसे बड़ी मांस की मंडी है वो कहाँ पर है? तो वो भी कहाँ पर है? वो है मिशिगन के तट पर। ठीक है, विनीपेग हमने अभी देखा, गेहूं की मंडी। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर मिशिगन, और यहाँ पर क्या है? मांस की सबसे बड़ी मंडी है। तो सुपीरियर जानी जाती थी मीठे पानी के लिए, और मिशिगन क्यों जानी जा रही है? क्योंकि एक तो ये एकमात्र यूएसए में स्थित है, दूसरा शिकागो नगर इसके तट पर है, तीसरा संसार की सबसे बड़ी मांस की मंडी है मिशिगन के तट पर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब आगे बात आती है ह्यूरन की। तो ह्यूरन में क्या है? यहाँ पर संसार की सबसे बड़ी या यहाँ की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जो ह्यूरन है वो, जैसे कि अभी हमने देखा, सुपीरियर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है विश्व में भी, तो यहाँ की भी सबसे बड़ी होगी। अब ह्यूरन जो है ये यहाँ की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सुपीरियर ह्यूरन को कौन जोड़ता है? सू नहर जोड़ती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुपीरियर और ह्यूरन को जोड़ता कौन है? वो नहर है सू नहर। ठीक है, किसको जोड़ती है? सुपीरियर और ह्यूरन को जोड़ती है। अभ्यास प्रश्न में मैं ये प्रश्न जरूर रखूंगा, आप यहीं से इस चीज को फटाफट ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में देखते हैं। अच्छा, वो कौन सी एक कृत्रिम नहर है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है? आप उस नहर का नाम बताइए। मानव निर्मित वो नहर है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो किसको किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ये आप बताइए। तो कौन सी वो नहर है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है? ठीक है, अब बात कर लेते हैं इरी के बारे में। इरी, ह्यूरन को इरी से इरी नहर जोड़ती है। तो वहां पर अभी हमने देखा सू नहर जोड़ रही थी। ठीक है, ह्यूरन को किससे जोड़ रही थी? सुपीरियर से, सू नहर। अब जो ह्यूरन को इरी से कौन जोड़ता है? वो इरी नहर जोड़ती है। ठीक है, इसके नदी के तट पर डेट्रायट नगर यूएसए में स्थित है, जो मोटर गाड़ी के लिए जाना जाता है। आपको याद रखना है कौन सी? फोर्ड। फोर्ड कहाँ की कंपनी है? यूएसए की कंपनी है फोर्ड, जो कार आती है। ठीक है, और जो मोटर गाड़ी उद्योग के लिए कौन जाना जाता है? वो जाना जाता है डेट्रायट। डेट्रायट कहाँ पर है? यूएसए में। ठीक है, इरी जो है वो कहाँ पर है? तो वो जो 5 महान झीलों वाला क्षेत्र, जहाँ पर सुपीरियर है, मिशिगन है, ह्यूरन है, फिर इरी है। अब अंतिम नहर की बात, उसकी झील की हम बात कर लेते हैं, वो है हमारी ओंटारियो। ठीक है, ओंटारियो किस लिए जानी जाती है? इरी को ओंटारियो से वेलैंड नहर जोड़ती है। कौन सी नहर जोड़ती है? इन नहरों के मध्य में नियाग्रा जलप्रपात है, ओंटारियो। ठीक है, इन दोनों नहरों के बीच में, इरी और ओंटारियो के बीच में कौन सा जलप्रपात है? वो है नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात। ठीक है, नोट, ग्रेट साल्ट लेक जो है यूएसए संसार की तीसरी सबसे खारी पानी की झील है। ठीक है, जो ग्रेट साल्ट लेक है वो दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी खारे पानी की झील है, और यूएसए में अवस्थित है। दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? फटाफट मुझे बताइए, दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? उसका एक और भी है जिसके बारे में शायद आप जानते हो, 330% लवणता उसमें पाई जाती है। इतना मैंने आपको क्लू दे दिया। अब आप कमेंट करके मुझे वो बताइए फटाफट क्या। ठीक है, अब यहाँ पर घास के मैदानों को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर घास का मैदान जो है वो है प्रेरी। ठीक है, इसे गेहूं की टोकरी व रोटी की टोकरी कहा जाता है, प्रेरी को। यूएसए शीतोष्ण घास का मैदान है। इसी तरीके से हमने अर्जेंटीना में भी देखा था। तो अर्जेंटीना में घास के मैदान कौन कौन से हैं वो आप बताइए, पूरा का पूरा टाइप करके बताइए मुझे। दक्षिण अमेरिका में जितने भी घास के मैदान है, ठीक है, उसमें अर्जेंटीना में एक है जो शीतोष्ण घास का मैदान है, बाकी सारे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। आप फटाफट कमेंट करके बताइए कौन कौन से घास के मैदान है दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, उत्तर अमेरिका में हमने देखा प्रेरी, जिसे गेहूं की टोकरी या रोटी की टोकरी कहा जाता है, और ये शीतोष्ण घास मैदान का उदाहरण है। कौन? प्रेरी। ठीक है, तो वैसे भी जब अगर आप भूमध्य रेखा देख लेंगे तो आपका अंदाजा लग जाएगा कि उष्ण कटिबंध में आएगा कि शीतोष्ण कटिबंध में आएगा। वो तो बहुत ही चीज हो गई है। मरुस्थल कौन कौन से? एक है मोहावे, दूसरा है सोनेरा। ठीक है,
सोनेरा है मैक्सिको में, और मोहावे है यूएसए और मैक्सिको दोनों जगहों पर, ठीक है। अब पठारों की यहाँ पर बात कर लेते हैं। पठार अभी हमने लारेंसिया का पठार जिसके बारे में पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। लारेंसिया का पठार है कहाँ पर? कनाडा में, ठीक है। खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, हम देख चुके हैं। पुराने युग की चट्टानों का बार सब कुछ पढ़ चुके हैं, इसके बारे में इतना कुछ देखने वाला नहीं है, हमें ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट देखना, ठीक है। इसके अंदर सडबरी खान है जो कोबाल्ट व निकल संसार की सबसे बड़ी खान है। कौन? सडबरी की खान। कहाँ पर है? लारेंसिया के पठार में। और कोबाल्ट और निकल की कैसी खान है? सबसे बड़ी खान है। ओंटारियो खान है जो इस महाद्वीप की सबसे बड़ी सोने की खान है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप में सबसे बड़ी सोने की खान कौन सी है? ओंटारियो। तो दुनिया में सोने की सबसे बड़ी कौन सी खान है? फटाफट बताइए। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को जरूर आंसर कर पाएंगे। बताइए कि दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खान कौन सी है? फटाफट बताइए कमेंट करके। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी जो दक्षिण अफ्रीका की जो सबसे बड़ी सोने की खान है वो कौन सी है? फटाफट कमेंट करके बताइए। अब बात करते हैं ओंटारियो खान जो है वो इस उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी सोने की खान है, ठीक है। फ्लिन क्लोन चांदी व तांबे की खानें हैं। तो लॉरेंसिया का पठार इसीलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसे भाई साहब? इसे कहा जाता है अजायब घर किसका? खनिजों का, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। लॉरेंसिया का पठार बहुत रिच है इन चीजों में। तो सडबरी की खान आपको याद रखना है, ओंटारियो खान याद रखना है। एक है सोने की बड़ी खान, दूसरी है कोबाल्ट और निकिल की सबसे बड़ी, संसार में जो सबसे बड़ी खानें हैं, ठीक है। कोबाल्ट और निकिल की दुनिया में सबसे बड़ी खान सडबरी की खान याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। लग नहीं रहा लेकिन ये जब पूछ लेगा कहीं मिलान में तो बिल्कुल हालत खराब कर देगा। सडबरी की खान याद रखना है, कोबाल्ट और निकिल संसार की सबसे बड़ी खान है। अभ्यास प्रश्नों में मैं इसे जरूर शामिल करूंगा। कोलंबिया का पठार बेसाल्टिक लावा से बना हुआ है। इसके अलावा कोलोराडो का पठार जो है वो एक अंतर पर्वतीय पठार है यूएसए में। अन्य पठारों की बात करें तो ओजार्क है यूएसए में। इसके अलावा कम्बरलैंड और अलेघेनी जो है वो है दोनों यूएसए में, ठीक है। अब खान और खनिजों की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो भुट्टे की जो खान है वो संसार की सबसे धनी खान मानी जाती है। क्यों? क्योंकि चांदी, तांबा, सीसा, जस्ता, ये तमाम सारी चीजें जो यहाँ से निकाली जाती हैं, ठीक है। चिहू आ हुआ, ठीक है, ये जो खान है ये कहाँ पर है? मैक्सिको। संसार की सबसे बड़ी चांदी की खान है, ठीक है। संसार की सबसे बड़ी चांदी की खान कौन सी है? वो है मैक्सिको। तो मैक्सिको संसार की सबसे बड़ी चांदी की खान कौन सी है? वो है चिहू आ हुआ, ठीक है। तो ये हो गई संसार की सबसे बड़ी चांदी की खान। अब ठीक है आगे बढ़ जाते हैं, फटाफट देखते हैं। मैक्सिको संसार का सबसे बड़ा चांदी उत्पादक देश है, बिल्कुल याद रखना इस फैक्ट को। चिली अच्छा किस लिए जाना जाता है? अगर आपने दक्षिण अमेरिका को ढंग से पढ़ा हुआ तो आप बताइए चिली क्यों जाना जाता है, ठीक है। चिली भी किसी एक धातु के उत्पादन के लिए ही जाना जाता है इंपॉर्टेंट रूप से। आप बताइए चिली क्यों जाना जाता है? मैक्सिको दुनिया का सबसे बड़ा चांदी उत्पादक देश है, ठीक है। चिहुआ हुआ जो है वो क्या है? वो है दुनिया की सबसे बड़ी चांदी उत्पादन की खान, और मैक्सिको दुनिया का सबसे बड़ा चांदी उत्पादक देश है। सुलीवान संसार का सबसे बड़ा जस्ता वो सीसा की खान है यहाँ पर कनाडा में। कौन सी? सुलीवान। देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट खाने हैं, खान से रिलेटेड तो कोई चीज आप छोड़िएगा ही मत, इसको बिल्कुल नोट्स बना करके तैयार कर लीजिए, 2-3 बार रिवीजन भी कर लीजिएगा। मैक्सिको संसार का सबसे बड़ा चांदी उत्पादक देश है। सुलीवान की खान संसार की सबसे बड़ी सीसा जस्ता की खान है, कहाँ पर है? कनाडा में, सुलीवान, ठीक है। सुलीवान कहाँ पर है? कनाडा में है। और सीसा और जस्ता की सबसे बड़ी खान है, वो भी पूरी दुनिया में, सिर्फ उत्तर अमेरिका महाद्वीप की बात नहीं चल रही, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब कृषि उत्पाद की बात अगर हम करें यहाँ पर, तो संसार की सबसे ज्यादा कृषि योग्य भूमि कहाँ पर है? तो भारत में नहीं है भाई साहब, कहाँ पर है? यूएसए में है। सिंचित क्षेत्र की दृष्टि से यूएसए का तीसरा स्थान है। सिंचित क्षेत्र की दृष्टि से दुनिया में नंबर 1 देश कौन सा है? कृषि से जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंचित क्षेत्र की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? कॉन्टिनेंट कौन सा है बताइए? देश कौन सा बताइए? और इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, भारत में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन से होती है? नलकूप से होती है, नहर से होती है, नदी से होती है, तालाब से होती है, किस चीज से होती है? ट्यूबवेल पंप से होती है? फटाफट कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो कृषि उत्पादन में अगर हम बात करें तो सिंचित क्षेत्र की दृष्टि से यूएसए का कौन सा स्थान है? वो है भाई साहब तीसरा। पहला देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे, वो है चीन का, दूसरा हुआ है भारत का, ठीक है। तो दुनिया में 3 देशों के नाम आपको याद रखने हैं, पहला है चीन, दूसरा है भारत और तीसरा है हमारा यूएसए, ठीक है। तो ये सिंचित क्षेत्र की दृष्टि से 3 देश हैं, इंपॉर्टेंट देश। आपको यह बताना है कि भारत में सर्वाधिक सिंचाई जो होती है वो किस माध्यम से होती है, प्रश्न हमारा ये है, ठीक है। सोयाबीन व सूर्यमुखी का सबसे बड़ा उस समय उत्पादक देश कौन सा? यूएसए। अभी थोड़ी देर पहले हमने और भी देखा था एक चीज का उत्पादन, किसका? मक्का का। मक्का के उत्पादन में कौन नंबर 1 पे है? यूएसए। इसके अलावा सोयाबीन और सूर्यमुखी, ठीक है। तो
मसूसू करके आप याद रख सकते हैं, मक्का, सोयाबीन और सूर्यमुखी। ठीक है, ये जो है पूरा का पूरा 3 चीजों के उत्पादन में यूएसए हमारा नंबर 1 पर है। संसार का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश यूएसए, वर्जीनिया। संसार में सब सर्वाधिक जो तंबाकू उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है? यूएसए में ही होता है। अच्छा, बीड़ी बनाने के लिए एक पेड़ का पत्ता होता है जिसका यूज किया जाता है, और जो जनजातीय समुदाय है भारत में, खासतौर से झारखंड वाले हिस्सों में, वो उसी के पत्ते इकट्ठे करते हैं। उस पत्तों को क्या बोलते हैं? वो किस पेड़ के पत्ते होते हैं जिनका बीड़ी उद्योग जो है उसमें उसका उपयोग किया जाता है, उनके पत्तों का? तो उस पत्ते का आप नाम बताइए क्या है, और जो जनजातीय समुदाय है वो उन्हीं पत्तों को एकत्र करने का काम करते हैं। तो यूएसए दुनिया में सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक का देश है। अच्छा, खपत सर्वाधिक तंबाकू की कहाँ पर होती है? ये बताइए आप, दुनिया में सर्वाधिक तंबाकू की खपत कहाँ पर होती है, कौन से देश में होती है? ठीक है, ये आप बताइए। यूएसए इस महाद्वीप का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश भी है। अभी हमने वो तो देख ही लिया था, खैर कपास गेहूं के बारे में पूरा का पूरा हमने देख ही लिया था, कपास के बारे में, गेहूं के बारे में और मक्का के बारे में। ठीक है, तो जमैका की अगर हम बात करें, जमैका संसार की सबसे महंगी कॉफी ब्लू माउंटेन जो है वो कहां पर होती है? जमैका में। और केले की खेती के लिए जाना जाता है, कौन? जमैका। जमैका 2 चीजों के लिए जाना जाता है, संसार की सबसे महंगी कॉफी जो है ब्लू माउंटेन वो, और जो केले की खेती है वो कहां पर होती है? जमैका में होती है। तो जमैका इसलिए जाना जाता है। ठीक है, तो कृषि उत्पाद में एक बार रिवीजन कर लेते हैं। संसार की सबसे ज्यादा कृषि योग्य भूमि है यूएसए में। सिंचित क्षेत्र के हिसाब से तीसरे नंबर पर है, पहला है चीन, दूसरा है भारत। सोयाबीन, सूर्यमुखी, तंबाकू और कपास, ये सब चीजें कहां पर सर्वाधिक उत्पादित होती हैं? और मक्का, ये होती है यूएसए में। ठीक है, जमैका ब्लू माउंटेन कॉफी के लिए और केले की खेती के लिए जाना जाता है। क्यूबा क्यों जाना जाता है? प्रति हेक्टेयर गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, चीनी का कटोरा कहलाता है, और सिगार के लिए जाना जाता है। दोस्तों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे और बात की भी थी कि सिगार के लिए और एक जगह है जो जानी जाती है, मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था। तो क्यूबा भी किसके लिए जाना जाता है? वो जाना जाता है हमारा सिगार के लिए। ठीक है, तो सिगार के लिए हमारा जाना जाता है, क्यूबा जाना जाता है, और प्रति हेक्टेयर गन्ने का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो यहीं पर होता है, कहाँ पर? क्यूबा में। ठीक है, इसके अलावा बात करें, चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यूबा को एंटीलीज का मोती कहते हैं। किसका मोती कहते हैं? एंटीलीज का मोती कहते हैं। किसको? क्यूबा को। ठीक है, अब बात करें, क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति, किसी भी देश में सर्वाधिक समय तक शासनाध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति हैं, कौन? 50 साल तक रहे। इनका नाम क्या? इनका नाम है फिडेल कास्त्रो। ये क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है, इसके अलावा अल्टा वेरा पाज की बात करें तो ग्वाटेमाला में उत्पादित काफी की एक किस्म होती है। ठीक है, तो ये चीजें थी कुछ क्यूबा के बारे में। 2 चीज आपको जरूर याद रखनी है, एक प्रति हेक्टेयर गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन यहाँ पर होता है, दूसरे चीनी का कटोरा कहा जाता है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कनाडा के बारे में। कनाडा कोणधारी वनों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? कनाडा है। यहाँ पर टेंगा वन पाए जाते हैं। इसके अलावा बात करें, यहाँ की लकड़ी काटने वाले जो होते हैं लंबर जैक कहलाते हैं कनाडा में। ठीक है, कनाडा अखबारी कागज का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, विश्व में जो कागजी अखबारी कागज है उसका सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? वो है हमारा कनाडा। ठीक है, अच्छा, भारत में नोटें कहाँ पर बनाई जाती है? नोट जो होता है, नोट होता है, मुद्रा होती है, कागजी मुद्रा। तो उस जो कागजी मुद्रा है वो 3-4 जगह हैं जहां पर उन नोटों की छपाई की जाती है। अभी जब बीच में नोटों की बंदी हो गई थी, नोट बंदी हो गई, तो उसके बाद जब नए नोट छप रहे थे तो ये तमाम सारी चीजें बहुत ज्यादा चर्चा में थी। अच्छा, अगर ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा तो आप ये बताइए कि 2000 की नोट पर किसका चित्र बना हुआ है? 2000 की नोट पर पीछे की तरफ किसका चित्र बनाया गया है? जैसे पूर्व की जो पुरानी जो 100 रुपए की नोट थी उस पर कंचनजंगा का चित्र बना हुआ होता था। इसके अलावा जो पुराना 20 रुपए का नोट हुआ करता था उसमें अंडमान निकोबार में एक जगह पर एक चित्र बना हुआ होता था। आपको बताना है कि नई 2000 की नोट में किसका चित्र बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कार्नर बुक विश्व की सबसे बड़ी कागज की मिल है, कहाँ पर? कनाडा में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नहरों के बारे में। नहर यहाँ पर कौन कौन सी फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट नहर है वो है पनामा नहर। ठीक है, पनामा नहर, इसका इंपॉर्टेंस क्यों है हम ये फटाफट देख लेते हैं। तो ये नहरें सिर्फ एक चीज के लिए इंपॉर्टेंट होती है, किसको किसको जोड़ती हैं, बस इसलिए। ठीक है, दूसरी सबसे व्यस्ततम नहर है कौन? पनामा की नहर। कैरोबियन सागर और पनामा सागर दोनों को जोड़ती, किसको किसको जोड़ती? कैरोबियन सागर और पनामा सागर को कौन जोड़ती है? पनामा नहर जोड़ती है। ठीक है, तो पनामा नहर किसको जोड़ती है? कैरोबियन सागर यानी कि अटलांटिक को, और पनामा सागर यानी कि प्रशांत महासागर को। तो ठीक है, अटलांटिक और प्रशांत इनको जोड़ती है, आपको जोड़ती है कौन? पनामा नहर। पनामा नहर आपको जोड़ती है यानी कि अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, या कैरोबियन सागर और पनामा सागर को जोड़ती है। ठीक है, ये हो गई बात पनामा नहर के बारे में। अब बात कर लेते हैं
और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, 2010 में पनामा देश को इसे सौंप दिया गया था। यूएसए की अगर हम बात करें तो दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी, एक तो दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम भंडार इसके पास में, वो बात अलग है, ये उत्पादन भी बहुत करता है, लेकिन दूसरे देशों से ले भी लेता है, अपने भंडार को बचा रहा है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पाद जो भंडार है अभी भी इसके पास है। विश्व का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश भी है। तो अभी ये देखिए सबसे ज्यादा भंडार भी इसके पास और सबसे ज्यादा उत्पादन भी कर रहा है और दूसरे देशों से आयात भी कर ले रहा है। ठीक है, तो ये तमाम सारी चीजें हैं। अब आगे बात कर लेते हैं हम थोड़ा बहुत और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जो देख लेते हैं यहाँ पर। जो हमने बात की थी संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी भी सबसे ऊंचे ज्वालामुखी की हम बात कर रहे थे, तो जो जो किया है या मौना किया है, ये संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, और मौना लोआ हवाई जो है वो भी एक सक्रिय ज्वालामुखी ही है। ठीक है, अब यूएसए के औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में अगर हम बात करें तो 6 औद्योगिक क्षेत्र हैं। पहला है महान झील प्रदेश। ठीक है, जाना क्यों जाता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, शिकागो सिगार के लिए जाना जाता है, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे प्रश्न किया था। लोहा और इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है, कौन? महान झील का प्रदेश, लोहा और इस्पात उद्योग के लिए। इसके अलावा न्यू इंग्लैंड, न्यू इंग्लैंड यूएसए में है, इंग्लैंड में नहीं है, याद रखना है। मुख्य केंद्र इसका बोस्टन, बोस्टन टी पार्टी भी एक इंपॉर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय उसमें घटना इंपॉर्टेंट है, ये भी लोहा और इस्पात उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, पूर्वी तटीय में बात करें तो यूएसए की 3% जनसंख्या है वो पूर्वी तट पे निवास करती है। वो औद्योगिक प्रदेश यूएसए का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र है। मुख्य केंद्रों की बात करें तो रिचमंड है, फिलाडेल्फिया है जिसको क्वेकर सिटी कहते हैं, बाल्टीमोर है और न्यूयॉर्क सिटी है। ठीक है, संसार का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क ऊंची इमारतों का शहर कहा जाता है। ठीक है, अल्पेशियन का औद्योगिक प्रदेश है जिसमें लौह इस्पात है। मुख्य नगर कौन सा है? पिट्सबर्ग है, पिट्सबर्ग विश्व की इस्पात राजधानी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, विश्व की इस्पात राजधानी किसे कहा जाता है? पिट्सबर्ग को कहा जाता है, अल्पेशियन औद्योगिक प्रदेश में ये आता है। ठीक है, इसके बाद में दक्षिण औद्योगिक प्रदेश है, फिर दक्षिणी औद्योगिक प्रदेश एक और है। ठीक है, तो दक्षिणी औद्योगिक प्रदेश और दक्षिणी औद्योगिक प्रदेश है कैलिफोर्निया से रिलेटेड है और ह्यूस्टन, डल्लास और न्यू ऑर्लियंस से रिलेटेड है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें कुछ हो सकती है हमारे लिए। इसके बाद में अगर हम और कुछ देखें, कनाडा का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? वैंकूवर। तो वैंकूवर सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ का है? कनाडा का है। आपको बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, साइलेंट घाटी कैलिफोर्निया यूएसए में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री है, इसीलिए जो भारत में सिलिकॉन वैली है वो किसे कहा जाता है? भारत में एक कंप्यूटर के लिए जो कंप्यूटर संबंधी उत्पाद है के लिए एक राज्य है जो बहुत जाना जाता है, हमारा राज्य का एक कहें तो राजधानी है या पूरा राज्य की राजधानी जो है वो जानी जाती है, तो उसका आप नाम फटाफट कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, अब कुछ फैक्ट है जो आपको रिमेंबर रखने हैं, बस यही से हमें फिर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे, इस लाइव क्लास को हम खत्म करेंगे। तो वुड बुफेलो नेशनल पार्क कनाडा जीवाश्मों के लिए जाना जाता है। येलो स्टोन नेशनल पार्क की बात करें तो यूएसए के व्योमिंग राज्य में है। यूएसए का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वो है येलो स्टोन नेशनल पार्क। ठीक है, ओल्ड फेथफुल गीजर यहाँ पर है जो प्राकृतिक घड़ी कहलाता है। इसके अलावा जो येसेमाइट है ये नेशनल पार्क कैलिफोर्निया यूएसए, यहाँ येसेमाइट जलप्रपात अवस्थित है। ठीक है, माया सभ्यता ग्वाटेमाला, इनका सभ्यता मैक्सिको। इस तरीके से मैक्सिको में जो स्थानांतरित कृषि है मिल्पा कहलाती है। इसके अलावा दीपा के रूप में इसे जाना जाता है, काटो जलाओ के नाम से जाना जाता है। ये जो हम पढ़ते हैं आदिवासी समुदाय जो खेती करते हैं, चलवासी समुदाय जो खेती करते हैं, काटो जलाओ जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे झूमिंग कृषि कहा जाता है। ठीक है, तो ये मैक्सिको में क्या कहलाती है? इसे मिल्पा कहा जाता है। ठीक है, मामा से आप याद रख सकते हैं, मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है। ठीक है, लॉन्ग आइलैंड ये न्यूयॉर्क के पास में है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो एंजीलीज जो द्वीप समूह है वो मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर में, इसके दो भाग हैं, ग्रेट एंटीलीज, क्यूबा, हैती, प्यूर्टोरिको, जमैका। लेसर एंटीलीज छोटे, इसमें त्रिनिदाद, टोबैगो, सेंट लूसिया और बारडोस है। ठीक है, बारबाडोस है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आज हमने देखी। यहाँ पर सिएरे नेवादा यूएसए में विश्व का सबसे बड़ा भ्रंतवाजित पर्वत है। ठीक है, कौन सा? सिएरे नेवादा। तो ये था हमारा उत्तर अमेरिका कॉन्टिनेंट, जिसके साथ में हमने रिवीजन किया है दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट का, इसके अलावा अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, और इसके अलावा एशिया कॉन्टिनेंट से रिलेटेड चीज़ों का। ठीक है, तो 3 चीज़ों का हमने रिवीजन किया है और उत्तर अमेरिका के बारे में हमने चीज़ें पढ़ी हैं। तो उम्मीद है इस पूरी क्लास से आपको काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा। एक चीज़ का आपसे बहुत विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को देखते हुए कॉपी पेन लेकर के नोट्स जरूर बनाइएगा। जब रिवीजन करने के लिए इस वीडियो को दोबारा आप देखिएगा तो इससे रिलेटेड कुछ नोट्स को आप जरूर बना लीजिएगा, खासतौर से जो उत्पादन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, और जो फिजिकल जियोग्राफी से रिलेटेड चीज़ें वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। ठीक है, तो आज शाम हम भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय से रिलेटेड जो हमने वीडियो कल पोस्ट किया था उससे जुड़े हुए प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं।
इस जो ये पूरा का पूरा वीडियो है, इससे जुड़े हुए प्रश्नों का अभ्यास हम आगे आगे आने वाले दिनों में करते रहेंगे। उम्मीद है आज रात तक एक स्पेशल वीडियो और अपलोड होगा। तो इस भारत की विश्व के भूगोल के इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से देखिए, अच्छे से प्रिपेयर करिए। अगर आपने अभी तक पुराने जो वीडियो हैं, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट और इसके अलावा दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट के, वो नहीं देखे हैं, तो आप जा करके उन्हें भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है। एनसीईआरटी रिव्यू कक्षा 6, 7, 8, 9 जहाँ तक मैं पढ़ा चुका हूँ इतिहास और भूगोल को, वो सारे वीडियो बाकायदे प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप, फिर हमारा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, कहीं से भी आप जुड़ना चाहें तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना मैंडेटरी नहीं है, आप हमारे किसी भी ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ भी मैं लिंक पोस्ट करता रहता हूँ, वहाँ से आप आकर के सीधे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लाइव क्लास। थैंक यू।